नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और लेखक की कहानी लेखक की जुबानी की आज की इस कड़ी में हम विनोद दुबे जी से मिलने वाले हैं, जिनकी किताब है इंडियापा। और जैसा कि ये नाम है वैसी ही गजब की किताब है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं विनोद दुबे जी को लेके आता हूँ, अपने साथ जोड़ता हूँ और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने प्रश्न तैयार रखिए और जो भी पूछना है पूछ लीजिए। तो बस मैं इनवाइट करता हूँ और उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार नमस्कार। अ, अ, कैसे हैं? एकदम बढ़िया यार। आप लोग कैसे हो कोविड में? अ, बस हम लोग का बस चल रहा है जैसे तैसे। तो क्या बताएं, मतलब इतने इतने महीने में बचे हुए हैं, बस यही कह सकते हैं कि यही अचीवमेंट है। तो नहीं नहीं नहीं, बचे ही रहोगे। हाँ, यू आर बस ये निकल। बेंगलोर। हाँ, मैं बेंगलोर आप में। बेंगलोर। तो बस निकल जाए थोड़ा ये सिचुएशन। आपको क्या लगता है कब तक ठीक हो जाएगा? मेरे ख्याल से ईयर एंड तक ठीक हो जाना चाहिए यार। वैसे भी जब क्लैरिटी ना हो तो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, तो अभी तो सबसे नजदीक में ईयर एंड ही दिख रहा है, तो चलो वही बोल हाँ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। सही बात है। तो बट इतने इतने देश मिल के लगे हुए हैं तो डेफिनेटली ये सिर्फ हमारे ही देश का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, तो सब कोशिश करें, मेरे ख्याल से ईयर एंड तक ठीक हो जाना बिल्कुल हो ही जाएगा। तो क्या कहते हैं फिर, शुरू करें बातचीत का सिलसिला, आगे बढ़ाएं? बिल्कुल बिल्कुल। आ, तो चलिए शुरुआत तो यहीं से करते हैं कि थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, जो हम लोगों को ना पता हो या जिन्हें ना पता हो। अपने बारे में अ, मैं कुछ हाइलाइट्स में बता देता हूँ लाइफ की जर्नी को लेते हुए कैसे, और स्पेशली लेखनी से जोड़ते हुए। हम्म। पहले तो मैं शुरू करने के पहले बोल दूं कि मेरी प्रोफेशन और जॉब की वजह से इंग्लिश का बहुत यूज करते हैं हम लोग, तो कई बार मेरे मुंह से अंग्रेजी निकलेगा तो माफ नहीं करना मुझे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं एक इलाहाबाद और बनारस के बीच में एक जगह है भदोही, संत रविदास नगर जिसका नाम है, कारपेट सिटी बोलते हैं। हम्म। वो छोटा सा गांव है बरवा, जहां मैं पैदा हुआ हूँ। और मैंने लाइफ के करीब 26 साल वहीं बिताए उसी गांव में। तो मैं किसी छोटे कस्बे या शहर से भी नहीं हूँ, मैं एकदम गांव से हूँ जहाँ बात। लाइट नहीं थी। लाइट नहीं, अभी भी लाइट 8 10 15 घंटे नहीं रहती, या फिर वहां पहुंचने के लिए आपको बस से जाना होता है, फिर पैदल 2 3 किलोमीटर पहुंचना होता है। तो हम्म मेरी शुरुआती पढ़ाई या सब कुछ वहीं से हुई है, गांव से हुई है। हम्म अ, हम लोग टिपिकल वो जो बनारस के ब्राह्मण होते हैं वही हैं, जो बेसिकली पूजा पाठ करते हैं और पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ गणित में नंबर आने चाहिए, साइंस में नंबर आने चाहिए, वही एक हमारा रास्ता है स्केप करने का और थोड़ा सा फ्लरिश करने का। बिल्कुल बिल्कुल। लिखना वगैरह तो एकदम ही कोई कोई ऐसा पारिवारिक माहौल नहीं है कि लिखा जाए, इसे एक्स्ट्रा हम्म एक्टिविटी माना जाता है, और कोई इसको तवज्जो नहीं दी जाती है। हम्म किस्मत मेरी मदर थी, वो थोड़ा सा हमेशा आर्टिस्ट रही हैं, स्टेज वगैरह प्रेफर करती हैं, तो वो बचपन में हमेशा चाहती थी कि मैं स्टेज पे जाऊं, कुछ वो जो स्कूलों में भाषण होते हैं वो सुनाऊं, वो सब करूं, तो वहां थोड़ा सा मिला। फिर वहीं गांव में पढ़ते हुए एक हमारे टीचर हुआ करते थे गांव के स्कूल में, सूर्यभान सिंह। वो, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी और उनके सारे सारे विषय पढ़ाते थे, पर हिंदी में वो कविताएं लिखते थे। तो उनके साथ जो मैंने 6 से 10 तक पढ़ाई की, वहां मैंने उनकी कविताएं सुनी, गाई, और बहुत मुझे इंटरेस्ट आया लिटरेचर में थोड़ा बहुत। हम्म हम्म। उसके बाद तो आप, हम जैसे लोग टिपिकल, हमें आईआईटी देना होता है, इंजीनियरिंग करनी होती है, क्योंकि हमको नौकरी चाहिए, कविता तो हमारे एकदम कहीं ध्यान में भी नहीं वो होती। तो बिल्कुल। हाँ, तो बीएचयू बीएससी में एडमिशन लेके जेआरएस से कोचिंग किया। आईआईटी में 4132 रैंक आई, तो उस समय 4132 बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, क्योंकि आईआईटी में सिर्फ 3500 सीट्स हुआ करती थी। तो हमें टीएस चाणक्य मिला उसी टाइम पे, मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट। तो क्या है क्या नहीं उस पता नहीं था, इतना पता है कि पैसा है, तो हम मर्चेंट नेवी में चले गए। वहां लकली बिकॉज पहले तो मर्चेंट नेवी का इंटरव्यूज होता था, हमारे टाइम हम्म तक आते थे आईआईटी के थ्रू होने लगा। तो उसकी वजह से यूपी बिहार के कई लड़के आने लगे, यूपी बिहार हम्म राजस्थान के, क्योंकि अब आपकी इंग्लिश अच्छी है नहीं है उससे मतलब नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आना चाहिए। हम्म तो वहां पे यूपी बिहार के लड़के थे, तो थोड़ा सा पहली बार ऐसा हुआ कि वहां एक चाणक्य वेब करके एक मैगजीन चलती थी। तो फर्स्ट टाइम हुआ कि मेरी कविताएं या फिर मेरी लेख जो थी वो अप्रिशिएट हुई एक बड़े लेवल पे। अभी तक तो गांव में था, तो वहां मुझे लगा यार कि ये मेरा एक अलग टैलेंट है जो लोगों को पसंद आता है। हम्म।
के बाद मैंने जब शिप ज्वाइन किया, और 2002 से लेकर 14 तक 12 साल में जहाज पे रहा लगभग, छुट्टियां आते जाते। उन 12 सालों में मेरी जो नौकरी थी वो बहुत हार्डकोर दिल्ली वाले लड़कों के साथ, जो एकदम टिपिकल, कोई कैप्टन का बेटा है कोई, तो वहां पे आपकी आवाज, मेरी आवाज कट रही है? आपका कनेक्शन, हाँ शायद थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है। अब अभी पता भी? नहीं आपके एंड से है मेरे एंड से है, हाँ, यहाँ बट थोड़ी सी कुछ परेशानी आ रही है। यहाँ से तो एकदम ठीक लग रहा है लोग। हेलो, हाँ आप हैं, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मेरे मुझे, साइड से एकदम क्लियर लग रहा है। हाँ, मेरे साइड से तो क्लियर लग रहा है। आ, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ, हाँ अभी शायद ठीक लग रहा है। अब हाँ, अभी अब ठीक हो गया। ओके, चलिए। हाँ, नहीं, यहाँ तो सिग्नल का इशू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद आलोक, मैं शिप तक आ गया था, तो हाँ, वही कह रहा हूँ मेरे। शिप पे बहुत ज्यादा अंग्रेजी का माहौल था, और बॉम्बे दिल्ली के लड़के थे, जहाँ सिर्फ गाड़ियों की बातें होती हैं या फिर फोन की, पैसे की। तो वो 10-12 साल बहुत ज्यादा मैं बाहर हिंदी से अलग रहा, और बड़ा एक तरह से गिल्ट भी रहा कि यार हिंदी, मतलब हिंदी को कहीं भी आप वो नहीं कर पा रहे हो, प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हो, और इंग्लिश ही अच्छी है तभी आप कूल। तो वो एक बहुत कुलत की प्राप्ति अंग्रेजी से हो, ऐसा हो गया। तो वो एक था। फिर उसके बाद कैप्टन बना, खत्म हुआ मेरा पूरा टाइम, और मैं उसी कंपनी के शोर ऑफिस में आया यहाँ पे। और फिर मैंने समझा कि भाई यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, आप लोगों को पढ़ने लगा, देखने लगा, तो मुझे लगा कि यार अब मौका है कि अभी बहुत हो गया, अब ये दूसरी पारी में वो किया जाए जो नहीं कर पाए पहले। और फिर यहाँ मैं अब लिखने लगा, ये सिलसिला शुरू हुआ। तो मिला जुला कर यही कहानी है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा साहित्य पे ध्यान नहीं गया था, बट अब मैं टाइम देना चाहता हूँ। नहीं, तो इंजीनियर का तो क्योंकि मैंने बहुत से लेखकों से बात की है, और जैसे कल तो डॉक्टर साहब थे, प्रवीण हम्म झा जी। उसके पहले, हाँ, उसके पहले बहुत लोग इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर डॉक्टर को तो पहले तो यही होता है कि भाई पहले तो पैसा कमाने का कुछ बंदोबस्त हो जाए, लिखना पढ़ना तो वो तो बात की बात होती है। और आप जो बता रहे हैं कि गांव से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब प्रेरणा देने वाली बात है हम लोगों के लिए, सबके लिए जो सुन रहे हैं। कुछ कविताएं वगैरह भी लिख लेते हैं आप शायद, वो अपने जो गुरुजी की जो कृपा है उसकी वजह से। हाँ, 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 बिल्कुल, हाँ, कविताएं लिखता हूँ। बेसिकली मैं ओरिजिनली कविताएं ही लिखता था, किताब तो सोचा नहीं था, अच्छा। क्योंकि बड़ी चीज है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, और जहाज की नौकरी में आपको टाइम उतना रहता नहीं है। तो कविताएं लिखता था। मेरी एक हम्म चैनल है, अभी बनाया मैंने, वीकेंड वाली कविता, उसका नाम भी दिया है वीकेंड वाली कविता, क्योंकि हम्म वीकेंड हम्म कुछ। तो हम्म कविताएं भी लिखता हूँ, ओरिजिनली कविताएं ही लिखता था। इतना लंबा लिखना तो मैं मानता हूँ उपन्यास हाथी जैसा है ना, कि आप उसका एक पैर बनाएंगे, सूर बनाएंगे, तो धीरे धीरे करके जोड़ेंगे, फिर पता चला सही से लग नहीं रही। और कविताएं तो एक बिल्कुल। बकरी जैसी, एक तैयार कर दी आपने और आप, काम हो गया उस दिन। हो गया बस। तो नहीं, अच्छा, इंडियापा के बारे में बताइए कि मतलब इंडियापा लिखने का ख्याल कैसे आया आपके मन अ, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहला तो लिखना ही, इतना बड़ा उपन्यास लिखना मैंने कतई नहीं सोचा था। में? जब मैं यहाँ आया, और पहले आप लिखते नहीं है, सारे नए लेखकों के लिए बताता हूँ, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है किताब लिख देना, बहुत बड़ी चीज है, और ये अलग ही दुनिया है। मतलब वो लोग बड़े लोग, हम लोग सिर्फ छोटा मोटा पेन कॉपी पे लिख के घर पे रख लेंगे, डायरी में लिख के रख लेंगे। तो जब हम्म आया, और स्पेशली सोशल मीडिया आने से, यूट्यूब आने से, उन दिनों मैंने ये सत्याव्यास, निखिल सचान, और इन लोगों की फेसबुक पे जाके सर्च किया, पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार हम भी तो ऐसा ही लिख सकते हैं, ऐसा भी कुछ बहुत अलग नहीं है कि जो नहीं लिखा जा सकता, या फिर क्योंकि हमने सुना था सिर्फ जयशंकर प्रसाद, मैथिलीचरण गुप्त को लगता था वो लोग अलग चीज है। तो लगा कि यार जब इन्होंने लिख दिया तो हम भी लिख सकते हैं। तो हम्म यहाँ आके वो मन में आया कि एक एक लिख ही जाए। और एक तो गुस्सा था ही, इतना अंग्रेजीदा माहौल था, जैसे आपने बोला ना कि डॉक्टर इंजीनियर है, मेरे साथ कैप्टन होने में प्रॉब्लम ये भी थी कि माहौल बहुत अंग्रेजीदा था, तो वहां पे हिंदी को बहुत दबा के रखा था। ठीक, वो भी मन में थी कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कि नहीं, हिंदी में भी मिशन नेवी का कोई बुक लिख सकता है। सिर्फ इंडियापा की बात करूं तो ऐसे ही ऑफिस जाते वक्त मुझे याद है कि मैं कहानी पढ़ रहा था किसी की लिखी, जिसमें गंगा किनारे घाट पे दो लवर्स हैं,
और कुछ इंटरकास्ट मैरिज या किसी लड़ाई में कोई हत्या कर देता है, तो मुझे लगा यार ये हत्या तो बड़ा खराब सा लग रहा है, इसको थोड़ा और अच्छा लिखा है, बढ़िया कि भाई आखिरी बार मिल रहे हैं, चलिए। तो मैंने कुछ 3 पेज का लिखा, और मेरे एक दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, बुआ के लड़के हैं हमारे, कृष्ण, तो अजय तिवारी रहते हैं, तो मैंने उनको भेजा कि कैसी लग रही, तो उसने पढ़ा, तो उसने बोला यार ये तो बहुत अच्छा, मतलब इस पे कहानी पूरी लिखी जा सकती। तो अगर आप पढ़ेंगे किताब इंडियापा, तो ये लगभग आखिरी सीन है, आखिरी चैप्टर के पहले का सीन है, वो पहले लिखा गया, फिर उसके बाद बढ़ानी शुरू की। तब कतई नहीं था कि छप जाएगी, लेकिन लिखते गए और फिर बन गई और फिर छप गई। अच्छा, तो ये जो से नहीं है, बड़े तुक्के से। नहीं, किताब है मेरे पास, तो अच्छा। वो जो आप कह रहे हैं कि आखिरी चैप्टर वाला, तो ये माफ कीजिएगा, ये मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, आप बताइए क्या यही वाला है क्या, कि बस इतनी सी थी मेरी कहानी। हाँ, नहीं पूरे बस घाट को इतनी सी, है वो बंदा, हाँ पूरे हाँ कैसे। हाँ। अच्छा, चलिए, ये तो खैर इंडियापा आपने कहाँ से लिखा, वो बता दिया आपने। ये बताइए कि जो इसमें आपने बनारस जो लिखा है, क्या बनारस के बिना इंडियापा हो सकता था क्या? तो आपने पढ़ी इंडियापा, तो आपको कैसा लगा बनारस इसमें? नहीं, आप बताइए कि आपने क्योंकि एक तो आप बनारस के पास के हैं, तो शायद वो कारण हो, या कुछ और कारण भी था कि आपने बनारस ही लिखा। 2-3 छोटे-छोटे कारण हैं। हम्म एक तो ये था कि मुझे जैसे लेखक बहुत तरीके से लिखता है, कुछ लोग जैसे सत्याव्यास जी को देखता हूँ, बहुत ज्यादा वो डायलॉग्स बहुत लिखते हैं कि उसने ऐसा बोला, ऐसा बोला। मुझे तो लिखनी पसंद है, मतलब मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, जैसे निरुत्तर मृणाल को देखेंगे तो बहुत ज्यादा उनका बिहारी लैंग्वेज पे बड़ा अच्छा कमांड है, जिस तरह से वो उसको इंक्लूड करते हैं अपनी बातों में। ये चित्र कुछ उकेरना बहुत कनेक्शन। अच्छा लगता है। हम्म आवाज आ रही है अब तक? आज आज हम्म अभी ठीक है? आज कुछ समस्या, आज आज पता नहीं क्यों कुछ समस्या हो रही है, जब मतलब आपके एंड पे तो कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे नहीं, एंड पे ऐसा क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत आ, क्लियर दिख रहा है। तो हाँ, नहीं, यहाँ पे दिखता है, वो उसमें जब स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो ओके। सत्यव्यास जी के बारे में बता रहे थे आप। हम्म हाँ, मैं जैसे राइटर्स की स्टाइल बोल रहा हूँ, जो नए नए लिख रहे हैं, कुछ लोग डायलॉग बहुत अच्छा लिखते हैं आपस में। जैसे हम्म आपकी द चिरकुट्स देखेंगे, तो वो जो है, जो बिहारी जिसकी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, तो मतलब वो फन आपने बहुत ऐड किया। तो मुझे लिखने में चित्र उकेरना बड़ा अच्छा लगता है, कि किसी हम्म समाज को दिखाया जाए, तो मुझे एक शहर दिखाना था। दूसरा चीज, मैंने हम्म किताब पढ़ी थी, सब बीएचयू से बहुत वो थी, तो मुझे लगता था यार कि ये सब लोग बीएचयू में रहे हैं, तो बीएचयू ही दिखाते हैं, मुझे थोड़ा असली और गोदौलिया और वो पूरी भीड़ दिखानी है, जो सिगरा, गोदौलिया, मड़ुआडी, जो इंटीरियर। लेकिन अगर ये कहूं कि बनारस के अलावा कोई और शहर, अगर मैं जबलपुर में पैदा होता तो मैं जबलपुर लिखता, मैं जहां भी पैदा होता जिसको मैं नजदीक से जानता, क्योंकि मेरे पास इतना समय या रिसर्च का टाइम नहीं था, उसी शहर को मैं उकेर पाता जहां मैं था। पर मुझे शहर लिखना था, और हर किताब में एक शहर रहेगा, वो मेरा एक पसंद है, तो वो रहेगा। नहीं, ये बात तो सही है कि शहर के बिना मतलब कहानी कैसे पूरी होगी, आखिर हाँ, कहानियां तो बनती वही गांव शहरों में है। और बिल्कुल। गोपाल झा जी कह रहे हैं कि विनोद जी की इंडियापा बहुत अच्छी लगी थी। धन्यवाद और गोपाल जी। और मनमोहन भाटिया जी कह रहे हैं कि अपने स्थान का वर्णन वर्णन स्वाभाविक है, बनारस के रहने पढ़ने वाले बनारस को लिखते हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली के बारे में लिखता हूँ। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात कही है। और अच्छा, ये तो हो गई आपके लिखने की बात। आप पढ़ते किसको हैं? आपके पसंदीदा लेखक कौन मैंने पुराने लेखकों को ज्यादा नहीं पढ़ा, ज्यादा मैं नए लेखकों को पढ़ता हूँ। है? मैं सही बताऊं तो मैं अक्सर सुनता हूँ, आप लोग हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि 100 किताब पढ़ के तब आदमी को लिखना चाहिए, और मैं दिल पे हाथ रख के बोलूं तो मैं फिर इस जन्म में नहीं लिख पाऊंगा। वो मुझे अगला जन्म लेना सौ पड़ेगा, तो किताब इसलिए हाँ, एकदम एकदम सही बात है। मैं कई लोगों को देखता हूँ इतनी लंबी फहरिस्त बताते हैं, मैंने तो नाम भी नहीं सुना होगा। तो मैं प्रेमचंद को मैंने बहुत पढ़ा है। प्रेमचंद पे मैंने एक बहुत अच्छी कविता भी लिखी है, जो यहाँ सिंगापुर हाई कमीशन में भी बहुत पसंद की गई, वो कविता।
मैंने बहुत पढ़ा है क्योंकि प्रेमचंद बहुत ही अच्छा चित्र उकेरते हैं, अपनी हालात का हम्म, बड़ा अच्छा करते हैं। और हम्म, उनका पढ़ने का कारण भी था कि बहुत सिंपल थी, जो हम आराम से पढ़ लेते थे। थोड़ा बड़ा बिल्कुल। होने पर जयशंकर प्रसाद को मैंने पढ़ा है, उनका शब्द विन्यास मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके जो शब्दों में जो कमनीयता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो मेरे गुरुजी थे वो जयशंकर प्रसाद की जैसा ही लिखते थे, तो मुझे वो एक बहुत प्रिय था। पुराने लेखकों में इन दो को मैंने पढ़ा है, और थोड़ा बहुत सुमित्रानंद पन को। राग दरबारी पढ़ी थी मैंने शीला शुक्ला की। ये सब जैसे होता है ना कि ये कुंजी है कि भाई एग्जाम के पहले आप ये तो पढ़ ही लें, तो वो पढ़ी थी, अच्छी लगी, काफी अच्छी लगी। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता बहुत अच्छी लगी। और उसके उसके अलावा इंग्लिश में चेतन भगत को खूब पढ़ता हूँ जम के, क्योंकि उनके पास वो लिखने की कसावट है, उससे पता चलता कैसे लिखा जाए। आजकल हम्म, विश्वनाथ घोष चाय चाय और एमलेस इन बना रहे, बहुत अच्छी लिखते हैं, ट्रेवलॉग, उनको हम्म, पढ़ता हम्म, हूँ। और नए लेखकों में मैंने जब लिखना शुरू किया, मैं अपने आप को अंदाजा कर रहा था कि लिखूं तो चलेगी कि नहीं, तो मैंने पढ़ी आप सबकी किताबें, जैसे बनारस टाकीज, डार्क हार्स, नमक स्वादानुसार, जिंदगी 50-50, द चिरकुट्स, समर सिद्धा। तो ऐसे मैंने जो भी मुझे दिखी, जो भी टाइम मिला, मैंने नए लेखकों का पढ़ा, क्योंकि वो एकदम इजिली आप रिलेट कर लेते, ये जो चल रहा है ये लोग हैं, और लगता है कि हाँ ये लड़का मेरे साथ ही पला बढ़ा होगा यार, कोई बहुत अंतर नहीं। हाँ, उससे उससे लिखने की हाँ, उससे लिखने की पूरी हिम्मत लिखने आ की जाती है कि हिम्मत आ अ, जाती है, हाँ हाँ। अ, लगा कि हाँ हम कि भी लिख लेंगे, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं। बिल्कुल। और दिव्य प्रकाश दुबे जी का कहना है, आपने उनकी भी पढ़ी होगी, आप पढ़ी है मुसाफिर, किताब? मुसाफिर कैफे हाँ, में। बिल्कुल। तो हाँ, उनका कहना है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना तो उसकी जिंदगी में होता ही है कि एक किताब तो लिख ही ले। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वही बात है कि किताब लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना ऐसा लगता है। हाँ, बस मतलब लोग शुरू उसको करने थोड़ा की बना जरूरत देते हैं इसे बोल के कि 100 किताब पढ़ने पे ही लिखी जाए, आदमी खड़ा जाता है कि यार वैसा क्या, है। शब्द आते हैं तो कुछ तो लिख ही सकते हैं, और जितने ऑनेस्टी हम्म, लिखेंगे तो एक अच्छी किताब बन जाएगी आपकी जिंदगी में, इतना भी नहीं बना तो क्या बना। बिल्कुल। इतना भी नहीं बना तो क्या, सही बात। हाँ, अच्छा, ये तो हो गया। आप क्या पढ़ते हैं और आपको कौन से लेखक पसंद है? अगर कोई नया पाठक आए और मतलब कोई ऐसा आए जिस जैसे आप जहाँ रहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश का बोलबाला है, और अगर वो कहे कि मुझे हिंदी की किताब पढ़नी है, तो आप उसको कौन कौन सी किताबें कहेंगे कि अच्छा यहाँ से शुरुआत करो? अ, मैं आलोक सही बताऊं तो नई किताबों को ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो नया पाठक है इसका मतलब उसने प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त या फिर हरिशंकर परसाई वगैरह को नहीं पढ़ा है। तो उनका क्या बोलते हैं वो, लूडो में होता है ना कि सीधा ही सांप काट लेगा, वैसा नहीं होना चाहिए, उनको धीरे धीरे लेके चलते हैं ऊपर। अ, तो नई किताबें बहुत बहुत अच्छी, जैसे अभी आपने द चिरकुट सी पढ़ी, बहुत सिंपल फ्लो है उसमें, कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता कि एक महान लेखक बहुत महान बात, एक नॉर्मल कहानी है जो कि एक आराम से आप उसको डील कर ले जाते हैं। और एक तो ये पतली किताबें होती हैं, जैसे मेरी इंडियापा है। अभी मैं कुछ दिन पहले जैसे मेरा बहुत पहचान नहीं है इंडियन सर्कल में, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और सिर्फ फेसबुक वगैरह के जरिए, बट जितने लोगों ने पढ़ी सब, ज्यादातर लोगों ये कहना था कि बहुत सिंपल था और बहुत छोटी सी थी, आराम से पढ़ गए, एक सेटिंग में पढ़ गए। तो हम्म, पारस टाकिज को मैं बोलूंगा कि बहुत हंसाती है, और उस जैसे मेरा फेवरेट जोनर हंसना नहीं है, मुझे सीरियस किताबें अच्छी लगती है कि बहुत मैसेज वाली हो, जैसे मुझे जिंदगी 50 अच्छी लगी है किताब, हम्म, क्योंकि बड़ा हम्म, अच्छा, बहुत मैसेजिंग, या फिर औघड़ एक है इनकी किताब नीलोत्पल की, वो मुझे वो लगी, रादर देन डार्क हार्स, जबकि डार्क हार्स ज्यादा, तो मैं जो जनरेशन है उसको मैं यही बोलूंगा कि डार्क हार्स, बनारस टाकीज, द चिरकुट, इस तरह की जिसपे आप वो बड़े इजिली उसको आप ले लें और हंस के, तो कम से कम आपका पहला दरवाजा खुल जाए, और फिर आपको अच्छी लगने लगे थोड़ा, तो आप जाइए और ऊपर, और अच्छी अच्छी किताबें हैं तो, जैसे राग दरबारी है, बहुत अच्छी किताब है, अगर जिसको भी थोड़ा हास्य में इंटरेस्ट है और थोड़ा उस जमाने का हास्य समझना चाहेगा, अच्छी लगेगी। जो मेरा फेवरेट जोनर है वो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता है, बहुत लोग बोलते हैं बहुत ओवर, मुझे मेरा वो जोनर है बहुत, इवन आप इंडिया पढ़ेंगे तो कई बार उसकी झलक दिखेगी लिखने में, तो वो बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं और अच्छी लगेगी। तो ऐसी किताबें हैं, और फिर प्रेमचंद तो है ही एकदम, आप वो तो। अगर आपने यहाँ नहीं जिया गांव को तो आप जी सकते हैं उनके किताबों के जरिए। तो और प्रेमचंद जी, हाँ, प्रेमचंद जी का तो ऐसा है कि उनकी ईदगाह, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, ये तो हम स्कूल से ही पढ़ते आते हैं। तो और वो हाँ, प्रेमचंद जी से दिमाग में बन गई, दिमाग में वो रह गई है कि इतनी बढ़िया तरीके से लिखते हैं वो ना। तो बिल्कुल सही बात है। वो प्रेमचंद जी की तो बात ही अलग है। और गांव अगर उस जमाने का देखना है,
मुझे लगता है गांव अभी भी, बहुत सारे गांव अभी भी वैसे ही है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। ज्यादा नहीं बदला, तो ज्यादा नहीं बदला। मैं हाँ, तो बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, तो मैं जानता हूँ, हम्म ज्यादा नहीं। आ, अच्छा, ये तो लिखने विखने की बात हो गई। प्रकाशन के बारे में आपका अनुभव कैसा रहा? एक किताब के बाद आपने जो कुछ सीखा। अ, प्रकाशन के लिए तो बोलूंगा कि आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक किताब में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता है। आप खुद ही जानते हैं कि पहली किताब में तो हम सीखते ही हैं। सीखते हैं। और बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। मेरा जो जो मेरी समझ थी, और मेरे ख्याल से किसी भी नए लेखक की शायद समझ होगी जिसको नहीं पता है, इसलिए मैं शेयर करूंगा। उसको लगता है कि जब वो प्रकाशक के पास जाएगा तो उसकी किताब पे काम किया जाएगा, बताया जाएगा भाई यहाँ अच्छा किया जाए। और मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे इस बात से कि बड़ी मेहनत कोई करेगा, और वैसे भी आपको उस किताब से बहुत कमाई नहीं होने वाली, प्रकाशक को जो होगी उसी को होगी। लेकिन बड़ी मेहनत कोई करेगा और उसको एडवर्टाइज हम्म करेगा और फिर वो पैसा कमा लेगा, आपको थोड़ी रॉयल्टी मिल जाएगी, लेकिन आपका नाम हो जाएगा एज ए राइटर। इस उम्मीद के साथ आप जाते हैं। और जो अभी का माहौल है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें, ऑफ कोर्स मैं प्रकाशक को दोष नहीं दूंगा क्योंकि मैं गया था, वो तो आया नहीं थे मेरे पास। तो जो भी है मेरा ही है। तो अभी माहौल यही है कि आप पैसा दीजिए, आप छप जाएंगे। और उसके बाद प्रकाशक को मैंने देखा नहीं कि बहुत किताब पे या मेरी ब्रांडिंग पे कुछ मेहनत करते हुए। अभी मैं सही कहूं तो किताब, मैं भी अभी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स का हूं कि किताब कंटेंट से बिकनी चाहिए, ब्रांडिंग से कितने दिन बिक जाएगी, एक दिन बिक जाएगी, 10 लाइक आ जाएंगे। पर अब धम्बे भारती तो होता है, अगर आज आज वो पैदा होते और अपना डाल देते गुनाहों को देवता, तो मुझे नहीं लगता कि उनको 1-2 लाइक मिलते, क्योंकि वो किसी को नहीं जानते, तो उनको लाइक नहीं मिलते। हम्म लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर कंटेंट विल कम आउट। आपका जो हम्म क्वालिटी है वो ऑनेस्टली कहीं ना कहीं आएगी। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरा एक सपना जैसे शैटर हुआ कि यार ये तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, बस पैसा लिया। और पर ये कहूंगा कि भाई हाँ, किताब छाप दी और मैं सुनता रहता हूँ कि आजमगढ़ में, उदयपुर में, बरेली में, आसाम से भी कई मैसेज आते हैं, तो हर जगह किताब पहुंच गई। तो उसके लिए मैं जरूर धन्यवाद दूंगा। पर अगर जो नावल आप एक उम्मीद लेके जाते हैं, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा नए लोगों को कि भैया वो उम्मीद ना लेके जाएं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास अपने लेखक हैं, उनपे वो काम करते हैं। और हो सकता है कि मेरी किताब उनको उतनी अच्छी ना लगी हो, तो उसमें मेरी कोई, बट ये कि ये चीज क्लियरली बता देना चाहिए, भाई हम आप पे कुछ काम नहीं करेंगे, आपकी किताब उस लायक नहीं हमें लग रही है, और आप पैसा दीजिए, छप जाइए। जैसे मुझे बोला कि भाई आप 10 किताबें छपवा लें, 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार करती है। अब जैसे मैं बोलूं कि अगर अगर मेरा दिल वहीं टूट जाए, तो मुझे लगा यार इतना बड़ा प्रकाशक ऐसा बोल रहा है तो वैसे ही मैं बेकार होगी। बट मैंने कहा कि नहीं, मेरे ख्याल से आप 100 तो छाप ही दीजिए, तो 100 छाप दी। 100 3-4 दिन में खत्म हो गई। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, छप रही है तो 500 कर देते हैं। मैंने कर दीजिए, 1000 कर देते हैं, 2000 करते हैं। फिर हिंदी ब्लू से हिंदी रेड बना दी उन्होंने। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि किताब चली। लेकिन अगर मैं शुरू में ही वही मान लेता कि उनकी बात मान लेता कि यार इतनी तो नहीं चलती है इस किताबें, तो इससे ये मुझे पता चला कि उनके पास इतना वक्त नहीं किताब पे सही में टाइम दें, समझें। तो आपको निराश भी नहीं होना चाहिए, और प्लस बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। सब कुछ आपको ही करना है। कंटेंट अच्छा होगा तो चल जाएगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं चलेगा। तो सारा फोकस कंटेंट पे, और बिना ज्यादा उम्मीद किए आप जाइए, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन हाँ, अब कुछ भी हो, किताब मैं यहाँ सिंगापुर में बैठे तो किसी को नहीं बेच पाऊंगा, किताब तो वही बेच रहे हैं हर जगह ना। तो अगर मुझे कल को कोई मेरा पाठक बन रहा है कहीं से, बहुत से, आशीष यादव, वर्षा तिवारी, बबीता तिवारी, बहुत से ऐसे लोग मुझसे जुड़े जो बहुत, नवनीत मिश्रा जो हमेशा पूछते रहते हैं सर कब लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग मुझे जुड़ते ही नहीं अगर ये प्रकाशक छाप के वहां तक पहुंचाता नहीं किताबें। पहुंचा था। वो मैं ग्रेटफुल हूँ। एट द सेम टाइम ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आपकी चीज है, आप इसको देखें। ये, हाँ, ये बहुत आपने सही बात कही है कि लेखकों को, नए लेखकों को खासकर पता नहीं होता है कि प्रकाशन की दुनिया है कैसी, किताबें छपती कैसी हैं, आगे क्या होता है उसमें। तो मैं बस इसी के लिए, जो नए लेखक हैं जो देख रहे हैं, उनको बता दूं कि मेरे चैनल पे मैंने स्टोरी ऑफ अ बुक के नाम से भी एक सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं पब्लिकेशन को लेके बात करता हूँ, पब्लिशर को ले आके, कि आखिर प्रोसेस क्या होता है, पब्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो उसमें धीरे धीरे बहुत सी चीजें, मेरी कोशिश है कि मैं निकाल के लेके आऊं, क्योंकि सीधा पब्लिशर से बात कर रहा हूँ। और कोशिश में रहूंगा कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो पता चल जाए लेखकों को, कि कल को जब वो जाए प्रकाशक के पास, तो हमारी तरह ब्लैंक होके ना जाए कि उसको पता नहीं है।
हाँ, उसको उसको प्रोसेस नहीं पता है, एटलीस्ट उसको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि ये काम प्रकाशक का काम है, जो प्रकाशक को करना है। और हाँ, वो जाए क्लियरली प्रकाशक को पूछे कि भाई देखो ये काम तुम्हारे करने हैं, तुम करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं उस समय किसी को नहीं जानता, तो मैंने सुरभि सिंघल की जस्ट आई थी इन लोगों से, तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, और तब उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बताई जो उनको समझ में आई थी समय। तब मुझे बड़ा, मेरे लिए ड्रीम शैटरिंग था कि सही बात है यार, ये तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, किताब गई कब, बस उनको वो है कि भाई छप जाएगी, पैसे दे दीजिए, अब छप जाएगी। तो अगर आपको जो आपने बोला, बहुत अच्छी कोशिश भी है आपकी कि कम से कम नए लेखकों को ये पता तो क्लियरली रहे, उनका ऐसा ड्रीम ना रहे, वो जाएं और जैसे कल प्रवीण का सुन रहा था, वो कहते हैं कि उनकी किताब गई और तुरंत उन्होंने वाणी प्रकाशन ने ले ली। तो हर कोई किस्मत वाला नहीं, हर कोई कुछ अलग नहीं लिख रहा है, इसलिए बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको निराश भी नहीं होना है और आपको अननेसेसरी किसी से उम्मीद भी नहीं लगानी। नहीं, प्रवीण झा जी के साथ तो सबसे बड़ी बात तो उनके साथ बेनिफिट ये है कि एक तो वो अलग लिख रहे हैं, कथेतर लिख रहे हैं, म्यूजिक पे लिख रहे हैं। कल जैसे वो बात कर रहे थे कि म्यूजिक पे कोई लिख ही नहीं रहा है, तो तो जाहिर सी बात है, जिस जिस टॉपिक पे कोई है ही नहीं। और दूसरी बात है कि उनका इतना नाम है, उनकी ऑलरेडी वो 10-11 किताबें उनकी किंडल पे हैं, तो वो एक, हाँ, वो एक एस्टेब्लिश राइटर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। बात हमारे जैसे लोगों की हो रही है, जिनको पता नहीं है कि पब्लिकेशन होता क्या है। यस यस, और बहुत अच्छा कंटेंट है। नए नए लड़के मैं देखता हूँ, कुछ लिखते हैं, भेजते हैं, कई बार इतना बढ़िया लिखते हैं, मुझे लगता है कि अगर इनको सही में मिले तो कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, वो थोड़ी सी समस्या हो जाती। तो उसी चीज को लेके मैंने जो शुरू किया है स्टोरी ऑफ अ बुक के नाम से, तो उसमें धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि कुछ नहीं, आप 19-20 एपिसोड हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आलोक, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चलिए, काम। धन्यवाद। अच्छा, चलिए, अब तक तो ये सब हो गई, पुरानी बातें हो गई। अब थोड़ा कुछ नया बताइए कि अगली किताब कब आ रही है। अगली किताब, इसका मुझे बहुत प्रेशर है, तो जो भी मेरे चाहने वाले हैं, तो हमेशा बोलते रहते हैं कि सर कब आ रही, कब आ रही। मैं एक्चुअली कई काम करता हूँ, मैं मैराथन दौड़ता हूँ, अभी एमबीए कर रहा था जो अभी जस्ट खत्म की मैंने, और मैं जो भी करता हूँ बड़े मन से करना चाहता हूँ, और हमेशा लेखनी बैक सीट में रहती है। इस वजह से delay हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा सबसे, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट है ऐसे जो हमेशा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि यार कितना उनको उम्मीद है कि इंडियापा उन्हें अच्छी लगी है, बिना किसी शोर शराबे के, तो चाहते हैं कि मैं लिखूं। तो उन सबको सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि भाई इतनी लेट हो गई। मेरी किताब पे काम चल रहा है, और अब मैं पूरी तरह से किताब पे हूँ। अभी मेरा सोच लिया है कि, तो ये ईयर एंड मेरा एक टारगेट है कि तब तक मैं खत्म कर लूंगा, और अगले साल के शुरुआत में किताब को ले आऊंगा। मतलब काम ईयर एंड तक आप अपनी तरफ से पूरा कर लेंगे, हाँ, ऐसा है कि पब्लिकेशन? नहीं, अच्छा। मेरी तरफ से पूरा है, मेरी तरफ से। नहीं, मतलब सुनने वाले ऐसा ऐसा ना लगे जैसे कि पब्लिकेशन की तरफ से हो जाएगा और जनवरी में हमें किताब मिल जाएगी। पब्लिकेशन का तो अभी अभी वो देखना पड़ेगा कैसा है क्या है, बट अब मुझे इन पाठकों की वजह से, जिनका मैं नाम लेता हूँ और बहुत उनको मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से ये मुझे विश्वास आ गया कि किताब मेरी चल जाएगी मेरे ही लेखनी से। और चूंकि मुझे पैसे के लिए नहीं लिखना है, इसलिए मुझे वो प्रेशर भी नहीं है कि किसी ऐसे उनके यहाँ जाना जाए ताकि किसी का बड़ा नाम आ जाए। तो मुझे पैसा का वो नहीं है, किसी कहानियां बांटनी, अगर अच्छी चलेंगी तो चलेंगी, उनकी किस्मत होगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। तो इसलिए मैं पब्लिकेशन को बहुत ज्यादा मानता नहीं हूँ, वो दैट इज नॉट अ डिले। जिस दिन मैं रेडी हो जाऊंगा वो किताब आ जाएगी, अरे, क्योंकि अब मैंने तो पब्लिशर एज इट इज बहुत मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको तो पैसे से मतलब नहीं, और कल तो प्रवीण झा जी ने बताया ही है कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो किंडल तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो मिल जाएंगे। आप इंडिया पर आने के बाद से कई लोग अलग से मैसेज करके पूछते हैं कि सर अगली, पब्लिशर ही नहीं नहीं पूछते नहीं हैं नहीं, नहीं नहीं, कि हाँ आपको तो मिल ही जाएंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको तो हाँ, पब्लिशर मिल ही जाएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मिलने नए लोग लगे। हैं। हाँ, जो जो नए लोग हैं, जो सोच रहे हैं, जो पब्लिशर के पास जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, तो उनके लिए तो किंडल है ही है। और कल जो प्रवीण झा जी कह रहे थे कि 2-4 किताबें आप किंडल पे डाल दीजिए, अच्छी अच्छी अगर लोगों को लगेगी, तो उसके बाद से तो फिर उन्हीं के जैसा होगा कि आप मेल करेंगे और हफ्ते भर में आपकी किताब तैयार हो जाएगी छपने के लिए। तो राजकुमार कह रहे हैं सार्थक बातचीत, तो उनको धन्यवाद। तो बिल्कुल सही बात है। और मैं एक
एक चीज, अच्छा, मनमोहन जी कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, पाठक पढ़ेंगे उसी उम्मीद में। उम्मीद एक न एक दिन जरूर पूरी हो। तो बिल्कुल सही बात है। और बहुत अच्छी बात कही आपने कि पाठक पढ़ेंगे और पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल कोई पढ़ते मेहनत हैं। पर अच्छा, एक चीज अभी एक सवाल मन में है कि हम्म। इंडिया पे आपको सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कौन सी मिली? एक्चुअली मुझे प्रतिक्रियाएं तो बहुत मिली है इंडिया पर को, कुछ वन मतलब कुछ एक ऐसा, हाँ। एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक्चुअली। मुझे धर्मवीर भारती बहुत पसंद है, उनकी जो उनका गुनाहों का देवता मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत हम्म, एक पायस प्रेम बोलते हैं, एक सात्विक प्यार, एक वैसा है। तो बिल्कुल, इंडिया हाँ, में मेरी कोशिश की है, लड़का बुजदिल है जो भी है, बट कोशिश की है कि एक वो पायसनेस, वो पवित्रता बची रहे। और मुझे, जैसे मैं नए लेखों पढ़ता था गालियां वालियां, तो मैं एकदम इनसे अवॉइड करके लिखना चाहता था, क्योंकि मुझे था कि भाई मुझे वो लिखना है जो मुझे लिखना है। तो मुझे एक किसी ने लिखा था कि ये पढ़ के धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता की झलक आ गई, लगा किसी ने कोई नया धर्मवीर भारती है। तो ऑफकोर्स वो बहुत बड़ी बात है, वो तो मैं आसपास भी नहीं हूँ, बट वो प्रतिक्रिया मेरे दिमाग में रही कि यार मैंने सोचा था ऐसा, और किसी को कम से कम वो समझ में आई, किसी को दिल से महसूस हुआ कि हाँ वो उस तरह की लेखनी है। उसने लिखा था कि बिल्कुल। विन्यास है, जो लालित्य है और जो सुंदरता है लेखनी की, और वो धर्मवीर भारती के उस पवित्र प्रेम की याद दिला गया। तो वो मेरे दिमाग दिल में बनी रही, क्योंकि जो मेरे आइडल थे उनको उनके जैसा किसी ने कंपेयर, इट वाज नाइस, अच्छा लगा दिल को। नहीं, हाँ, ये जो आपने बात कही है उसी से मुझे एक कहानी याद आई है। मैंने कहीं पोस्ट में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बट पाकीज़ा फिल्म से जुड़ी हुई कहानी है। और बताएं। कि उसमें अंत में एक लड़की छत पे खड़े होके देख रही है, और वहां पे फिल्म खत्म होती है, और मतलब कैमरा उसके पास जाता है और वहां फिल्म खत्म हो जाती है। और जब ये फिल्म एडिटिंग के लिए गई तो एडिटर ने वो सीन हटा दिया। तो ओके। जो इसके हाँ, तो जो इसके डायरेक्टर थे, वो भागे भागे गए कि अरे वो सीन कहाँ चला गया। तो उन्होंने उसने कहा कि इसकी जरूरत मुझे नहीं महसूस हुई, कि ये तो अननेसेसरी का सीन डाल दिया था तुमने, ऐसी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम्म। ये अननेसेसरी का सीन नहीं है, हम्म। असली पाकीज़ा तो वही है। अच्छा। अगर, हाँ, बस मुझे ये देखना है कि कोई इसको पहचान पाता है कि नहीं, कोई इस चीज को पकड़ पाता है कि नहीं। और कुछ टाइम के बाद उनको एक चिट्ठी आई, वो चिट्ठी लेके वो एडिटर के पास गए, और हम्म। उन्होंने दिखाया, उस चिट्ठी में यही लिखा हुआ था कि वो जो लड़की जो छत पे खड़ी है वही पाकीज़ा है, आपने इतना बढ़िया दिखाया है उस चीज को। अच्छा। तो ओके। हाँ, आपकी कहानी सुन के वही याद आया कि आप जिनको सोच के, जिनके बारे में सोच के लिख रहे थे, वैसा कमेंट आ जाए तो इसका मतलब हाँ, मुझे किसी ने वो, हाँ, वो हम्म, समझ लिया किसी ने, तो मुझे वो दिल पे रह गई हाँ, उसकी वो बात। हाँ, हाँ, मुझे पता नहीं वो नहीं, कौन था, बहुत से इसके मिले, बट नहीं, किसी ने आपका वो थॉट प्रोसेस आपने यस, आपका पकड़ यस, लिया। तो यस। हाँ, तो हाँ, तो वो वैसा कुछ आए तो बहुत, मतलब बहुत खुशी मिलती है कि अरे वाह, जो हम सोच के लिख रहे थे हाँ। वैसा हो गया। हाँ, हाँ, मतलब तो ये किसी ने तो बिल्कुल, समझा उसको, किसी ने समझा। किसी ने समझा, हाँ, किसी ने समझा जैसे एक। जैसे हाँ, अजीबोगरीब मतलब बड़े कि भाई हीरो और लड़ जाता, या फिर ऐसा कहाँ होता है, वो सब तो अपने आप चलता रहता है, लेकिन कोई उसके पीछे के मर्म को समझे तो बड़ा बढ़िया लगता है कि जिसने। बिल्कुल। और ये जो मैंने कहानी सुनाई है, अगर इसमें कोई गलती हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पोस्ट वोस्ट पढ़ी थी। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो अगर गलत हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे कि कुछ गलत कहा है मैंने। अच्छा, इतनी देर से शुरू से हम बात कर रहे हैं कि आप, कविता आपका मेन है, और कविता आपने पहले लिखनी शुरू की, किताब तो बाद में लिखी। तो एक आधी कविता अगर आप सुना दें हमें तो थोड़ा सा। अ, कविता यार, एक याद तो ऐसे नहीं, एक एक सुना देता हूँ मैं अभी। कल परसों 15 अगस्त पे डाली हुई थी। हम्म, तो रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट, लैपटॉप पे ही होगी तो मैं सुना देता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली एक कविता है आलोक, जो आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ हाँ, हाँ हाँ, सुनाइए। तो हम लोग क्या जब बाहर आ जाते हैं अपने देश को छोड़ के, तो कई बार जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो हमेशा जब भी इंडिया जाते हैं बात होती है, तो हमेशा उनको लगता है कि हमें अपने देश से कुछ लेना देना नहीं है, और हमें उसकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आती, या फिर अ,
मतलब हम उसके दर्द को समझ नहीं पाते। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि सिंगापुर में कोरोना पे अच्छा कंट्रोल किया है, तो उनको लगता है अरे तुम्हें तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे तो मजे हैं वहां पे। तो उनको बड़ा जस्टिफाई करना पड़ता है कि यार हमारे दिल में अभी वही भारत है और हमें भी उतना ही दर्द होता है। वो बात अलग है कि परिस्थितियों ने यहाँ डाल दिया है हमें। तो मेरी कविता है, उसी पर मैं पढ़ देता हूँ स्टेंजा की। बिल्कुल। ऐसा ही एक लड़का जस्टिफाई करता है अपने दोस्तों को कि मैं अपने देश का लड़का हूँ, दोस्तों के साथ बचपन में सपनों के झालर बनाता हूँ, उन्हीं सपनों के पीछे 7 समंदर पार डॉलर कमाता हूँ। हालात कैसे भी हों मैं अपनी काट ही लेता हूँ, चंद दोस्त यहां भी बनाता हूँ, मैं दुख दर्द बांट ही लेता हूँ। बचपन के दोस्त अब छेड़ते हैं मुझे कि देशभक्ति के मामले में मैं एकदम से कड़का हूँ, पर ये मेरा दिल है कि जानता है मैं आज भी अपने देश का लड़का हूँ। वाह। हर और हर देश में मैं खुद को घोल लेता हूँ, हिंदी में सोच सोच कर अंग्रेजी में कुछ बोल लेता हूँ। हर देश के झंडे को इज्जत से सर झुकाता हूँ, बाहर धुन कोई भी बजे भीतर जन गण मन गुनगुनाता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी हस्ती उसी से है, उसी बरगद की शाख का मैं एक अदना सा तिनका हूँ, मैं अपने देश का लड़का हूँ। और इसका आखिरी वाह। स्टेज है जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं साथ रहूं ना रहूं वो मुल्क मेरी पहचान रहेगा, उसकी मुश्किलें मुझे परेशान करेंगी, उसकी तरक्की पर मुझे घुमा रहेगा। बाहर से मैं पिज्जा भी हूं मैं बर्गर भी हूं, बाहर से मैं पिज्जा भी हूं मैं बर्गर भी हूं, पर भीतर आज भी चावल और दाल की छौंक का तड़का हूं, मैं अपने देश का लड़का हूं, मैं अपने देश का लड़का। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा, आप कोई चैनल है आपका, वो चैनल का नाम जरा अगर आप बता दें। वीकेंड मेरे वाली पोएम है ना? वीकेंड वाली कविता, विनोद दुबे की का वीकेंड, चैनल अच्छा। वाली कविता। हम्म। हाँ, ये काफी काफी अभी वही मैं कंटेंट पे ही जाता हूँ कि कविता अच्छी है तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। हम्म। तो अगर इन्हीं को कविताओं का शौक है और नामली में बोलता हूँ कविताएं, बोलने का भी शौक है मुझे, हम्म। तो वीकेंड वाली कविता पे जाके लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं अच्छा। मुझे। आ, तो क्योंकि आपको कविता पढ़ने का भी शौक है, तो आप सैटरडे संडे में फ्री रहते हैं कि वर्किंग डे में भी फ्री रहते नामली सैटरडे संडे वर्किंग डे, इस हैं? नाम सैटरडे। सोच मैंने नाम ही दे दिया वीकेंड वाली कविता, तो आप सोच सकते हैं कि वीकेंड तो वो वीकेंड वाली कविता में कविताएं वीकेंड को ही आती होंगी। डेफिनेटली देखेंगे तो वही आप 7-7 दिन के अंतर पे आती हैं। कभी हम्म। रक्षाबंधन आया तो उसी के आसपास कुछ प्लान करता हूँ, और अगर कोई हम्म। फेस्टिवल या कुछ हो रहा है तो कोशिश सैटरडे संडे को ही शूट कर लेता हूँ, जो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसको डाल देता अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और कभी अगर मैं 2-4 कवियों को एक साथ लेके आने का अगर कुछ प्लान बना तो मैं आपको बुलाऊंगा, अगर आप फ्री रहेंगे तो हूँ। बिल्कुल, अगर वीकेंड जरूर आइए। वीकेंड है तो जरूर, वीकेंड है तो जरूर। नहीं, वीकेंड वीकेंड में ही रखूंगा मैं ये सब, वीकेंड में ही रखूंगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो इतना खुल के बताया। अच्छा, पाठकों से कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? आ, पाठकों से यही बोलना चाहूंगा कि पता नहीं मुझे जैसे मैंने सोशल मीडिया को, पहले मैं फेसबुक पे नहीं था, तो सोशल मीडिया मतलब मेरी पत्नी ने ही सब सिखाया कि भाई आप फेसबुक पे जाइए, तब वहां पे लोग लिख रहे हैं तो समझ में आएगा, लाइक हो रहा है, वो सब। इवन इंडियापा भी जब मैंने लिखी थी तो मुझे लगता नहीं था कि लोग पसंद करेंगे, तो पत्नी ने पढ़ा और उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पसंद करेंगे, आप कोशिश करिए। तो मैं वैसे ही अंडर एस्टिमेट करता हूँ, तो पाठकों के लिए ये बोलूंगा कि आप लोगों को जरूरी नहीं कि जो नामी लोग हैं जिनकी किताबें चल गई वही अच्छा लिखते हैं, बहुत नए लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, और आपको उनके साथ सहज होना चाहिए। उनके जैसे मैं देखता हूँ कि आप कोई बहुत अच्छा लेख लिखा है, उसके 3 लाइक है और 3 लोगों ने कमेंट किए, और कुछ फेमस लोगों ने कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी लिख रहे हैं और उसके पीछे 150 लोग कमेंट करें। तो मुझे लगता है कि लेखकों को मैं बोलूंगा कि भाई आप बिल्कुल भी इस सब पे ध्यान ना दें, आप कंटेंट अच्छा लिखें और अपने पर भरोसा रखें। पाठकों को बोलूंगा यही कि जस्ट भी भेड़ चाल में ना चले कि कोई एक लिखता है तो वो कुछ भी लिख रहा है तो वही भगवान है, ऐसा नहीं है। हर कोई हर किसी मतलब सचिन ही रहते तो फिर धोनी नहीं आते ना, धोनी आए, अभी धोनी खत्म नहीं हुई, विराट आए हैं, विराट चले जाएंगे, ये दुनिया चलती रहती है। हमें इस चक्र में बड़ी सहजता से नए लोगों का जगह देना चाहिए, जो अच्छा बुरा लगे बताना चाहिए, ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। अननेसेसरी बैर पाल के कि नहीं जो पुरानी हिंदी थी वो अच्छी थी, नई अच्छी नहीं है, फिर नई अच्छी है तो उसकी ये वाली अच्छी नहीं है, इस समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंटेंट अच्छा लगता है, आपके मन का है, तो उस बंदे को खोज के आप दीजिए, क्योंकि वो आपका दिया हुआ पानी है,
जैसे मैं आज दूसरी किताब लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऐसे पाठक हैं मेरे पास 25-50 जो अलग से खोज के मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा आपने इंडिया पर लिखी। तो मुझे लगता है पहली बार कॉल आया था, कोई अगरतला से किसी ने कॉल किया था, मैसेज डाला था, तो मैं तो कोशिश कर को मैं नंबर लेके कॉल भी करूं सिंगापुर से, और क्योंकि वो कॉल नहीं, तो मैं पाठकों को यही बोलूंगा कि आप जरूर उस लेखक को बताएं, स्पेशली अगर नया लेखक हो, बहुत अच्छी किताब लग रही है आपकी, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है, क्योंकि एज इट जो बिल्कुल पैसे कम से कम उसको वो पानी दें ताकि वो पेड़ फले उसका आगे बिल्कुल। जाए। यही रिक्वेस्ट ये करूंगा। नहीं, ये तो आपने बहुत सही बात कही है कि कम से कम नए लेखक की किताब जब आप पढ़ते हैं तो जरूर उसको बताएं कि आपको वो किताब कैसी लगी, अच्छी खराब जो भी लग रही है। हाँ, गुलजार ने उसको कहा है उसको ना कि बताइए। गुलजार ने एक नज्म कही थी कि अच्छा खराब के कुछ भी कहता, दुख ये है कि कुछ नहीं बोला उसने। तो अ, ये ऐसी लग रही है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही है। तो मुझे उम्मीद है हमारे पाठक इस चीज का ध्यान रखेंगे और कम से कम हम जैसे जो नए लोग हैं उनको बताते रहेंगे कि कैसा, हाँ, कैसा लिख रहे हैं हम, और अपनी राय देते रहेंगे। तो विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बंद करेंगे यहीं पे, और बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मैं फिर से कहूंगा, आपने मुझे टाइम दिया अपने अरे बिजी शुक्रिया। शेड्यूल में से। वहाँ तो रात हो गई होगी। हाँ, तो यहाँ पे 10:15 हो गए हैं तो। हम्म, तो हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर बंद करते हैं आज यहीं पे, और ठीक। थैंक यू धन्यवाद सो आपका। मच। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बाय। तो आज विनोद दुबे जी हमारे साथ थे, इंडियापा के लेखक। और आप बने रहिए मेरे साथ, अलग अलग लेखकों को लेके आएंगे। विजय बोहरा जी का कहना है कि बहुत अच्छे विचार साझा किए जा रहे हैं। तो कोशिश है मेरी कि मैं इसी तरह से लेखकों को लेके आऊं और अच्छे अच्छे विचार हमें सुनने को मिले। और आप मेरे चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी जाइए, वहां पे भी कुछ अलग अलग चीजें वहां भी चल रही। तो लेखक और पाठक जो हैं जुड़े रहें तो अच्छा लगता है। चलिए, तो आज के लिए यहीं बंद करते हैं। कल अगली बार फिर कभी, कल तो नहीं, उसके बाद फिर कभी आएंगे, तो फिर मिलते हैं किसी नए लेखक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।